सोचिए, 21 अगस्त 1911 की सुबह, पेरिस का मशहूर लूव म्यूजियम। बाहर सब नॉर्मल है, लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हैं। लेकिन तभी 3 लोग चुपके से म्यूजियम से बाहर निकलते हैं। इन्होंने पूरी रात म्यूजियम के अंदर छुपकर गुजारी थी, और अब उनके पास एक ब्लैंकेट में छुपी हुई एक ऐसी चीज है जो आर्ट हिस्ट्री की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। उन्होंने दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग चुरा ली थी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी $1 बिलियन हाइस्ट और इस पेंटिंग के पीछे छुपे हैरत अंगेज राजों पर गौर करेंगे, खास तौर पर उन टेक्निक्स पर जो किसी भी आर्ट स्टूडेंट के लिए जानना निहायत जरूरी हैं। $1 अरब, जी हां, लगभग $1 बिलियन। आज के वक्त में इस पेंटिंग की कीमत यही आंकी जाती है। आखिर सोचना पड़ता है ना कि लकड़ी के इस छोटे से टुकड़े पर बने इस आर्ट में ऐसी क्या खास बात है जो इसे इतना अनमोल बनाती है। देखिए, ये कीमत सिर्फ कैनवस और पेंट की नहीं है, ये उसके पीछे छुपी हुई उस माइंड ब्लोइंग हिस्ट्री की है। तो सबसे बड़ा सवाल यहां यह पैदा होता है कि इसे चुराया क्यों गया। आखिर इस पेंटिंग में ऐसा क्या जादू था जो उस चोर को मजबूर कर गया। दुनिया में हजारों लाजवाब पेंटिंग्स हैं, मगर यही क्यों? आइए इस राज को सुलझाने की कोशिश करते हैं। पहला हिस्सा, द पॉलीमैथ एंड द सिल्क ट्रेडर्स वाइफ। चलिए देखते हैं कि लियोनार्डो और इस औरत यानी लीसा की असल कहानी क्या थी। हम सब लियोनार्डो दा विंची का नाम जानते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक आम पेंटर नहीं थे। वो दरअसल एक पॉलीमैथ थे, यानी उन्हें बहुत सारे फील्ड्स पर अबूर हासिल था। वो एक ही वक्त में इंजीनियर, साइंटिस्ट, स्कल्पचर और एनाटॉमिस्ट भी थे, और उनकी यही लगन इस मास्टरपीस में वाज़े नजर आती है। ये सिर्फ रंगों का खेल नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी भर की साइंटिफिक रिसर्च का निचोड़ था। वैसे कंफ्यूजन हमेशा रहती है, इसका नाम मोनालिसा कैसे पड़ा। 1550 में एक इटालियन आर्टिस्ट जॉर्जियो वसारी ने बताया कि ये तस्वीर फ्लोरेंस के एक सिल्क ट्रेडर की बीवी की है जिसका नाम लीसा घेरादीनी था। अब इटालियन में मैडम को मडोना कहते हैं, जो शॉर्ट होकर मोना बन गया। तो मोनालिसा का सीधा सा मतलब है मैडम लीसा, और चूंकि शादी के बाद उनका नाम लीसा जियोकोंडो हो गया था, इसलिए इसे ला जियोकोंडा भी कहा जाता है, जिसका मतलब है चेयरफुल या खुश मिजाज। अगर हम इस मास्टरपीस को थोड़ा करीब से देखें तो एक बहुत ही बारीक डिटेल नजर आती है। फ्लोरेंस के एक प्रोफेसर ने पूरे 25 साल की तहकीक के बाद ये दरियाफ्त किया कि लीसा के बालों पर एक निहायत बारीक सा पर्दा या मॉर्निंग वेल है। उस वक्त ये वेल तब पहना जाता था जब खानदान में किसी की वफात हो जाए, और हिस्ट्री बताती है कि 1499 में इस पेंटिंग के बनने से कुछ ही अरसा पहले लीसा ने अपनी बेटी को खोया था। ये छोटी सी डिटेल इस तस्वीर को एक अजीब सी उदासी और गहराई दे देती है। अब इसके सफर पर नजर डालते हैं। 1516 में किंग फ्रांसिस आई ने दा विंची को फ्रांस आने की दावत दी। दा विंची अपने साथ इस नामुकम्मल पेंटिंग को भी ले गए। 1519 में उनकी वफात के बाद ये पेंटिंग वहां के रॉयल कलेक्शन का हिस्सा बन गई। फिर काफ़ी अरसे के बाद 1797 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के नतीजे में इसे हमेशा के लिए लूव म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया गया। दूसरा हिस्सा, द साइंस ऑफ द स्माइल। आखिर इस मुस्कुराहट के पीछे की साइंस क्या है? या आर्ट हिस्ट्री की एक इंतहाई अहम टेक्निक सामने आती है जिसे स्फूमातो कहते हैं। अगर आप गौर करें तो बैकग्राउंड और लीजा के दरमियान कोई सख्त वाज़े लाइन नहीं है। रंग और आउटलाइंस ऐसे धुंधले होकर आपस में मिल गए हैं जैसे धुआं, खास तौर पर उनके बाल और पीछे बनाए गए आर्नो वैली के लैंडस्केप के दरमियान। इसी ब्लरिंग और ब्लेंडिंग को स्फूमातो कहते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसने पोर्ट्रेट पेंटिंग को हमेशा के लिए बदल दिया। और इस मुस्कुराहट को परफेक्ट बनाने के लिए दा विंची ने जो मेहनत की वो वाकई हैरानकुन है। उन्होंने फ्लोरेंस के एक अस्पताल में इंसानी चेहरों को डाइसेक्ट किया। जी हाँ, उनके पट्ठों यानी मसल्स की स्टडी की। यहाँ तक कि उन्होंने घोड़ों के चेहरे के मसल्स को भी डीपली स्टडी किया ताकि ये समझ सकें कि होंठों को हरकत देने वाले छोटे मसल्स कैसे काम करते हैं। एक आर्ट स्टूडेंट के लिए ये जानना लाजमी है कि परफेक्शन के लिए उन्होंने किस कदर एक्सट्रीम लेंथ तक काम किया। इन सब के साथ साथ दा विंची ने ऑप्टिक्स और इंसानी आंख की साइंस का भी जबरदस्त इस्तेमाल किया। उन्होंने आंख के रेटिना और उसके फोविया वाले हिस्से को स्टडी किया था। उन्होंने इस फोमाटो की मदद से ऐसे शेडोज क्रिएट किए कि जब हम तस्वीर को डायरेक्टली नहीं देखते, यानी जब हमारी पेरिफेरल विजन तस्वीर पर पड़ती है, तो एक मुस्कुराहट का इल्यूजन पैदा होता है। लेकिन जैसे ही आप गौर से होंठों को देखते हैं, वो मुस्कुराहट फीकी पड़ने लगती है। ऑप्टिक्स का क्या ही बेहतरीन इस्तेमाल है। तीसरा हिस्सा, द सेकंड मोनालिसा। क्या सच में दा विंची ने कोई दूसरी पेंटिंग भी बनाई थी? जब 1914 में एक नई पेंटिंग सामने आई जिसे आइल्सवर्थ वर्जन कहा जाता है, तो सब हैरान रह गए। अगर हम दोनों तस्वीरों का मुआवजा करें तो फर्क साफ नजर आता है।
आइल्सवर्थ वर्जन में लीजा काफी जवान दिखती हैं। उनका सर थोड़ा आगे की तरफ झुका हुआ है और बैकग्राउंड में 2 कॉलम्स बने हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये कॉलम्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे 1504 में मशहूर आर्टिस्ट रफेल के बनाए गए एक रफ स्केच में थे। तो यहाँ ये अहम सवाल पैदा होता है, क्या डा विंची ने खुद 2 पेंटिंग्स बनाई थीं? कुछ माहिरीन का मानना है कि उन्होंने आइल्सवर्थ वर्जन को पहले एज एन एक्सपेरिमेंट बनाया था, इसीलिए उसमें लीसा जवान लगती हैं। हालांकि मोनालिसा फाउंडेशन की इतनी तहकीक के बावजूद अब तक कोई हतमी सबूत नहीं मिला कि बैकग्राउंड असल में किसने पेंट किया था। लेकिन सच कहूं तो ये थ्योरी इस मास्टरपीस की मिस्ट्री को और भी पुरस्कार बना देती है। चौथा हिस्सा, द हाइस्ट रिजॉल्व्ड। वो चोरी हुई पेंटिंग आखिर वापस कैसे मिली? तो वापस आते हैं अपनी हाइस्ट की कहानी पर। इस चोरी का मास्टरमाइंड था विंसेंजो पेरूजिया। ये कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं था, बल्कि लूव म्यूजियम का ही एक आम सा मुलाजिम और एक कट्टर इटालियन नेशनलिस्ट था। उसका मानना था कि चूंकि दा विंची इटालियन थे, इसलिए ये अजीम पेंटिंग फ्रांस की नहीं, इटली की धरोहर है और इसे किसी इटालियन म्यूजियम में होना चाहिए। उसने ये सब ज़ाती मफाद के लिए नहीं, बल्कि इसी कौमी जज्बे के तहत किया था। 1911 में म्यूजियम से पेंटिंग निकालने के बाद पेरूजिया ने इस अनमोल खजाने को लगभग 2 साल तक पेरिस के ही एक छोटे से अपार्टमेंट में छुपा कर रखा। सोचिए, पूरी दुनिया की पुलिस और जासूस उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन आखिरकार चोर का सब्र टूट गया। 1913 में जब उसने इस पेंटिंग को फ्लोरेंस के एक आर्ट डीलर जवानी पोजी को बेचने की कोशिश की, तो पोजी को शक हो गया और उसने फौरन पुलिस को बुला लिया, और यूं 1914 में यह मास्टरपीस सही सलामत वापस लूव पहुंच गया। लेकिन इस चोरी का सबसे हैरानकुन हिस्सा इसका नतीजा था। सच्चाई यह है कि 1911 की उस चोरी से पहले मोनालिसा ज्यादातर सिर्फ आर्ट हिस्ट्री के माहिरीन और एंथुजियास्ट तक ही महदूद थी। आम आवाम इसके बारे में इतना नहीं जानती थी। लेकिन चोरी के बाद मीडिया ने इस खबर को ऐसी हवा दी कि जब ये पेंटिंग वापस आई तो ये ग्लोबल आइकॉन बन चुकी थी। आयरनी देखिए, इसकी आधी से ज्यादा शोहरत उस ट्रू क्राइम हिस्ट्री की बदौलत है। आज जब आप लूव जाते हैं तो ये पेंटिंग एक निहायत कड़ी निगरानी और मॉडर्न सिक्योरिटी में रखी गई है। चूंकि ये तस्वीर पॉपुलर की लकड़ी पर बनी है और इस पर वार्निश की तह लगी है, इसे महफूज रखने के लिए एक इंतहाई मखसूस एनवायरनमेंट चाहिए। बुलेट प्रूफ ग्लास, एग्जैक्टली 50% ह्यूमिडिटी और 18 से 21 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। इस सेंसिटिव आर्ट पीस के रंगों को फीका पड़ने से बचाने के लिए ये सब मेंटेन करना एक प्रॉपर साइंस एक्सपेरिमेंट जैसा है। इस पूरे सफर के बाद हमारे सामने एक बड़ा और अहम सवाल आता है, क्या मोनालिसा वाकई अपनी उस बेमिसाल स्फूमातो टेक्निक और डा विंची की उन साइंटिफिक डिटेल्स की वजह से अजीम है, या फिर उसकी अजीम शोहरत की असल वजह वो डेयरिंग चोरी थी जिसने इसे दुनिया भर के अखबारों की हेडलाइन बना दिया? ये आज की दुनिया की एक ऐसी दास्तान है जो हमेशा बहस का हिस्सा रहेगी। जवाब चाहे जो भी हो, इस छोटे से कैनवस का जादू बिल्कुल रियल है और इसकी कशिश से इनकार नामुमकिन।